अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद अंदलीब है और आज आपके साथ एक मुख्तसर वक्फ़े के बाद मुलाकात हो रही है। उम्मीद है इस दौरान आपकी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी, आपने बहुत इंजॉय किया होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में थे हम। सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस थे, उसके बाद हाई कोर्ट में कुछ केसेस थे और उसके बाद फिर पार्लियामेंट में। तो हाई कोर्ट में जो केस था वो आसिफ जरदारी का केस था। तो मैं ये जो वीडियो है ये उस पर ही मबनी होगी। आसिफ जरदारी केस में आज क्या हुआ हाई कोर्ट में और किस तरह से उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद हुई, उस दौरान आसिफ जरदारी क्या करते रहे और अब आगे का क्या वो लाएअमल इख्तियार कर सकते हैं, ये इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ वो बातें याद करवाता हूँ कि एक वो ज़माना था जब ये आसिफ आसिफ जरदारी जो थे वो बड़ी बड़ी बातें करते थे। ये कहते थे कि इस नेब की क्या मजाल है, इस चेयरमैन नेब की क्या मजाल है, ये तो हमारे घुटनों में बैठ जाएगा और बड़े बड़े ये हवाले देते थे। आज वही जरदारी जो हैं उसी चेयरमैन नेब के हाथों, उसी के हुक्म के हाथों जो है वो सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। एक वो रऊनत, वो सारी वो इफ्तिखार आरिफ साहब का शेर ये कि ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। यही आसिफ जरदारी साहब आज जो है उसी चेयरमैन नेब के हाथों गिरफ़्तार हुए। उसके बाद कुछ इंकर्स थे, टीवी इंकर जो बात करते थे, जो ये कहते थे कि आसिफ जरदारी तो गिरफ़्तार होने के लिए तैयार बैठे हैं, अब उनको कड़ियाँ लगाएं, ओपोजिशन को आप एक मौका दे देंगे अगर आप आसिफ जरदारी को गिरफ़्तार करेंगे। आसिफ जरदारी अगर गिरफ़्तार होंगे तो मुल्क में भूचाल आ जाएगा, मुल्क में तबाही आ जाएगी, पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हो जाएंगे, इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। पता नहीं क्या क्या बातें की जाती थी इस दौरान। और ये एक तवील अरसा है आसिफ जरदारी की ये जो ज़मानत जो है वो बार बार जो उनको तोसी मिलती थी, तकरीबन 10 से ज़ायद बार, 12 कम अज़ कम 12 दफ़ा उनको जो है इस ज़मानत में जो है तोसी मिली। तो इस दौरान इंकर्स बड़ी बातें करते थे कि ये अच्छा हो रहा है कि आसिफ जरदारी गिरफ़्तार नहीं हो रहे, वो हालांकि गिरफ़्तारी के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये सब कुछ हो गया लेकिन कुछ भूचाल नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में चलेगा। पाकिस्तान को चलना चाहिए, पाकिस्तान किसी भी शख्सियत का मोहताज नहीं है। तो आज मैं केस की तरफ आता हूँ कि आज कमरा अदालत में आज मैं मौजूद था और किस तरह से ये जरदारी ख़ानदान कमरा अदालत में आया, उसके बाद क्या होता रहा। जरदारी साहब जब आए तो उनके साथ एज यूजुअल उनकी बहन थी, उनकी बेटी थी। वो एक तरफ आसिफ जरदारी बैठे, साथ उनकी बेटी बैठी, फिर साथ उनकी बहन फरयाल तालपुर साहिबा बैठी, सामने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बैठे, उनके साथ राजा परवेज़ अशरफ साहब बैठे हुए थे। इस तरह पीछे पीपल्स पार्टी के और लोग थे, रहमान मलिक साहब थे, मेरीन अनवर राजा साहिबा थी, दीगर लोग थे, आगे फारूक नाइक साहब थे और बाकी कुछ क़यादत उनकी थी। तो आसिफ जरदारी साहब जो है वो बुढ़ापे की वजह से कह दें या कोई भी बीमारी की वजह से उनके हाथ जो है वो मुसलसल कांप रहे थे। इमाम जामन उन्होंने बांधा हुआ था, बड़ी बेताबी की हालत में थे, वो बड़े परेशान भी लग रहे थे। बीच बीच में वो मुस्कुराने की मसनूई कोशिश करते थे लेकिन वो उनका जो इज़्तिराब था उस पर वो उनकी वो मसनूई कोशिश गालिब नहीं आती थी, लेकिन वो जो उनका जो इज़्तिराब था वो झलकता था, वो नुमायाँ था उनके फेस एक्सप्रेशन से। बार बार हाज़िरियाँ लगाई जाती थी, लोग आते थे उनको मिलते थे, बड़े घुटने टेक के मिलते थे, वो मिलते थे सबको, बड़े खुंदा पेशानी से मिलते थे सबको, लेकिन जो वो अंदर से लग रहा था कि वो टूटे हुए। आज उनको उनका दिल गवाही दे रहा था कि आज उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद हो जाएगी, चूँकि ये 12वीं 13वीं बार थी ज़मानत में ये तोसी लेने की ये दरख्वास्त कर रहे थे और शायद इतना ही होता या इससे इतना भी नहीं होता। बाज़ लोगों की ज़मानत तो शायद इतनी ज़्यादा जो है वो उनको तोसी नहीं मिलती, तो इनको बहुत ज़्यादा बार मिल चुकी हुई थी। ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जा रहा था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में ये ज़मानत का केस था। तो इसमें नेब के जो प्रोसिक्यूटर थे जाज़ेब बरवाना साहब नेब की तरफ से वो पेश हुए। तो उन्होंने शुरू में दलाइल देना शुरू किए। उन्होंने कहा कि इस तरह ये 29 अकाउंट्स का मसला है, इसमें एक बड़ी खतीर रकम जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। एक कंपनी इसमें इन्वेस्टिगेशन में सामने आई जो हमने पहले भी अपनी वीडियो में जिसका जिक्र किया था कि पार्क लेन है, उसके 25% जो शेयर हैं वो आसिफ जरदारी के नाम है, 25% शेयर उनके बेटे के नाम है, फिर जो बाकी 50% शेयर हैं वो उनके दो जो फ्रंट मैन हैं उनके नाम है। तो उन्होंने जो जज बरवाना साहब थे उन्होंने अदालत को बताया कि सर मैं रिलाई करूँगा जो दो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स हैं, एक मैं FIR पे रिलाई करूँगा और दूसरा मैं चार्जशीट पे रिलाई करूँगा। फिर उन्होंने ये कहा कि जो FIR है वो एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट है जिसमें तमाम तफसीलात मौजूद हैं इस केस के हवाले से,
इस केस की अलफ बे से लेकर ये तक इस केस की जितने भी मदरजात हैं, इस केस की जितने भी हक़ाइक़ हैं, इससे वाबस्ता आसिफ जरदारी ख़ानदान हो गया या उनकी बहन हो गई या उनके दीगर जो फ्रंट मैन हैं, उनके उस केस में किस तरह से वो इन्वॉल्व हुए, किस तरह से ये अकाउंट्स बनाए गए, किस तरह से ये ट्रांजेक्शन्स की गई, किस तरह मरे हुए लोगों के नाम पे, फालूदे वाले के नाम पे अकाउंट खोले गए, किस तरह रक्शे वाले के नाम पे हज़ारों रुपए, अरबों रुपए, करोड़ों रुपए की जो है वो ट्रांजेक्शन्स हुई, और किस तरह से ये फिर बिलावल हाउस का जो है और जो दीगर लाड़काना में आसिफ जरदारी हाउस है उसके जो अखराजात थे वो चलते रहे। 26 अकाउंट्स थे, 29 अकाउंट्स थे, जिनमें 28 अकाउंट्स अब भी जो है जिनकी जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिनकी तहकीकात चल रही है। उन्होंने अदालत को बताया कि आप इसके साथ मेरी इस जितनी भी हमारी जो हमने जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं इसके साथ पूरा एक सिलसिला है, तमाम मुस्तनद जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमने इसके साथ अटैच कर दिए हैं कि ओमनी ग्रुप से लेकर जो है वो एक सिलसिला शुरू किया गया। 4 बैंक्स में ये अकाउंट खोले गए, उसमें जो बड़ी खतीर रकम थी जिसकी ट्रांजैक्शंस हुई, और ज़्यादातर जो अमाउंट थी वो आसिफ जरदारी के जो फ्रंट मैन थे उनकी कंपनी थी, और उस कंपनी के पते जो एड्रेस थे वो तकरीबन सबके मिलते जुलते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो अकाउंट्स हैं ये इनकी अभी तक जो है ये तहकीकात चल रही है। तो हम इस्तदा करेंगे कि इनकी जो ज़मानत है उसको मुस्तरद किया जाए और गिरफ्तारी के जो अमल है उसमें जो हायल रुकावटें उसको दूर किया जाए। तो फिर अदालत ने ये पूछा कि आप बताइए, आप बहुत ज़्यादा इर्रेलेवेंट हो रहे हैं, आप सिर्फ ज़मानत जो है उसकी हद तक रहें, आप इधर उधर जा रहे हैं, उससे ये आप इस केस को लंबा कर रहे हैं। तो जज बरवाना साहब ने कहा कि सर मैं मज़ीद चंद लम्हे लूँगा और उसमें मैं अपनी बात मुकम्मल करूँगा। फिर उन्होंने बताया कि इसलिए ये ज़रूरी है कि ये एक बहुत बड़ी अमाउंट का मसला है। ये जो अमाउंट है अल्टीमेटली वो आसिफ जरदारी के नाम पे जो है वो ट्रांसफ़र हुई है, उससे इनके घरों के अखराजात हुए हैं, उससे इनके टिकट्स ख़रीदे गए हैं, उससे इनकी बाकी जो चीज़ें थी वो चलती रही हैं, इनके घरों की इवन कंस्ट्रक्शन तक इन अकाउंट से हुई है। तो ये कोई छोटा मसला नहीं है। तो इसलिए जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कुछ मसाइल हैं, इसलिए गिरफ्तारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद आसिफ जरदारी साहब के वकील फारूक एच नाइक साहब आए, उन्होंने बड़ा ज़ोर मारा, उन्होंने कहा जी कि इस सारे प्रोसेस में एक भी कंपनी जो है वो जाली नहीं है, ये सारे अकाउंट जो हैं वो ओमनी ग्रुप के हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने आज तक हमारे ख़िलाफ़ एक डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस नहीं किया जिससे ये बात साबित हो सके कि ये सारे जो हम इसमें बेनिफिशरी हैं, हमारा इसमें कोई किरदार अभी तक जो है वो प्रोसिक्यूशन वो वाजे नहीं कर सकी। ये जो थोड़ा बुनियादी नुक्ता है इसमें मैं तफसील बाद में बताऊंगा। इस दौरान मैं साथ साथ चूँकि बिल्कुल जरदारी साहब के साथ खड़ा था और मैं उनकी इज़्तिरारी कैफियत को देख रहा था। वो पसीना साफ़ कर रहे थे, उनके हाथ मुसलसल कांप रहे थे, वो कभी टांगे इधर उधर हिलाते थे तो फिर उनकी बहन फरियाल तालपुर साहिबा उनको इससे मना करती थी, वो रोकती रहीं, रुक जाते थे। फिर वो कभी किसको देखते थे, कभी वो मुस्कुरा के अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करते थे, और उनको प्यास लगती थी तो कुछ उनके जो ख़ास लोग आए हुए थे वो भी वकला की वर्दियों में थे, हालांकि वो वकला थे नहीं लेकिन वो उनकी सिक्योरिटी के लोग थे। तो वो फिर उनको पानी ला के दिया गया। पानी भी वही जो अनवर मजीद को ला के दिया जाता था, जो फ्रांस का पानी होता है, जो आला क्वालिटी का मिनरल वाटर है। फिर आसिफ जरदारी साहब ने उल्टे हाथ से वो पानी पिया, हाथ उनका काम रहा था, थोड़ा सा वो पानी गिर रहा था तो फिर उन्होंने वो वापस कर दिया। तो वो बड़े इज़्तिरारी कैफियत में बैठे हुए थे। समाअत अभी चल रही थी तो इस दौरान वो उठ के आए, फारूक नाइक साहब के कान में कुछ 2-4 बातें की, फिर वापस चले गए, फिर अपनी सीट पे बैठ गए। तो इस दौरान फारूक नाइक साहब ने बड़े दलाइल दिए कि सर मेरा इस केस से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरे मौक्कल का हम बेनिफिशरी की हद तक हैं, लेकिन हमने कभी भी हमने किसी को ये कहा नहीं कि ये अकाउंट्स खोले जाएँ। ये अकाउंट सारे जो हैं वो अनवर मजीद के हैं, ये असलम मसूद के हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि
2 माह गुजर गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि 2 माह में जो है इस केस को जो है वो निपटाया जाए, तो 2 माह गुजर गए। 2 माह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसका हुक्म जारी नहीं किया। फिर उन्होंने चेयरमैन नेब के इख्तियारात पे बात की कि चेयरमैन नेब जो है वो किसी के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं कर सकते, तो उनके पास ये इख्तियार नहीं है। दीगर वो टेक्निकल चीज़ें करते रहे। बड़ी उन्होंने कुछ ज़बरदस्त और कुछ मजबूत बातें भी की उस केस के हवाले से, क्योंकि अगर हम कंपेरेटिवली देखें, मुवाजना करें, तो नेब के दलाइल हमेशा की तरह कमज़ोर थे, जैसे हमेशा होते हैं, आज भी थे। लेकिन चूँकि फारूक नायक साहब ज़्यादा रिलाई कर रहे थे टेक्निकल बातों पे, वो ये कह रहे थे कि इन अकाउंट्स से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हालांकि वो नहीं जानते कि इन अकाउंट्स से उनका ही ताल्लुक़ है। इन ये अकाउंट्स कोई कैसे खोल सकता है फ्री अकाउंट? आप ये कैसे सोच सकते हैं कि कोई ऐसे बंदा कोई भी बिनकर चार जो है वो बैंकों में अकाउंट खोले जाएं, ऐसे ही जाली अकाउंट खोले जाएं, उनमें फिर कोई बंदा कैसे अपनी रकूम को जो है वो फेक अकाउंट्स में डलवा सकता है? ये भी कोई सेंस नहीं बनता। फिर आपकी जब गवर्नमेंट होती है, फिर आपके और उस कारोबार के अमनी ग्रुप के साथ आपके कारोबार के उनको नवाजने की एक अलग से जो है वो पूरी दास्तान मौजूद होती है, तो फिर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपने ये अकाउंट नहीं खुलवाए। जब आप इसके बेनिफिशरी होते हैं, तो ये बात बड़ी वाज़ेह होती है कि आपको जब इसका फ़ायदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपका इंटरेस्ट अगर शामिल है, तो आपने इसके लिए कोई ना कोई हेरा फेरी ज़रूर की होगी। तो अभी समाअत जारी ही थी, तो आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो बड़े बेताबी के आलम में उठ के चले गए। उनके साथ काफ़ी सारे लोग भी निकल गए। केस अभी चल रहा था, दलाइल ख़त्म नहीं हुए थे। काफ़ी देर बाद जो है वो फारूक नायक साहब ने अपने दलाइल ख़त्म किए। दलाइल ख़त्म होने के बाद कुछ दूसरे केसेस थे इसी के मुतल्लिक, फेक अकाउंट्स के मुतल्लिक ही थे, वो टेकअप किए गए। इस दौरान सब लोग बैठे रहे, तो जो जजेस थे उन्होंने कहा कि वेट फॉर द ऑर्डर्स, जो यानी कि फ़ैसले के लिए आपको अभी इंतज़ार करना होगा। तो कुछ लोग ये चीज़ मुहैया करने लगे कि शायद नई तारीख पड़ जाएगी, शायद वक्त जो है वो दे दिया जाएगा, शायद फ़ैसला जो महफूज हो गया इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन हमने उस दौरान हमें ये यकीन हो चला था कि जिस तरह से जरदारी साहब के एक्सप्रेशन थे, जिस तरह से जजेस के एक्सप्रेशन थे, जिस तरह से वो केस की कार्रवाई आगे बढ़ी थी, तो हमें यकीन हो चला था कि अब जरदारी साहब का बचना जो है वो महाल है। हमें ही नहीं, जरदारी साहब को ख़ुद भी उस केस की समाअत के दौरान ही जो है जरदारी साहब उठ के चले गए, फ़रार हो गए कोर्ट से। हालांकि होता ही है कि अगर केस है, तो आप अगर मुवक्किल हैं या वकील हैं, तो आप उस वक्त तक रोस्टम नहीं छोड़ते या कमरा अदालत से नहीं जाते जब तक उसका कोई फ़ैसला नहीं आ जाता, या जब तक कोई उसकी ऑब्जर्वेशन फ़ाइनल नहीं दे दी जाती है, कोई तारीख नहीं पड़ती अदालत की तरफ से। लेकिन जरदारी साहब उठ के चले गए, और फिर एक मुख्तसर सा वक्फ़ा हुआ। इस वक्फ़े के दौरान ही फरियाल तालपुर साहिबा भी चली गई, पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत भी चली गई। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ। कुछ पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा थे, जिनमें राजा परवेज़ अशरफ साहब थे और जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनको किसी सिक्योरिटी की वजह से मेरे ख़्याल में एक दरवाज़े से एंटर नहीं होने दिया गया था, तो वो भी बड़ी अपनी शिकायतें लगाते रहे आसिफ जरदारी को कि मुझे वहाँ से नहीं आने दिया, फिर मैं वहाँ से चल के वहाँ गया, फिर उस दूसरे दरवाज़े से मैं आया अंदर, तो हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। तो जरदारी साहब जो है वो मुस्कुराते रहे, ये बात सुन के उनको बड़ी जो है वो तसल्ली दिलासा देते रहे। तो ये सब लोग जो है वो चले गए जब वक्फा हुआ। तो मैं और सदीक जान अंदर थे, मेरे ख्याल में एक सहाफ़ी और थे, मतिउल्लाह जान साहब थे या कोई और थे, वो भी उस वक्त मौजूद थे, बाकी और कोई सहाफ़ी वहाँ मौजूद नहीं था। मुख्तसर ब्रेक हुई, ब्रेक के बाद जजेस आए और जजेस ने जो है वो उसको डिसमिस कर दिया, और उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया। तो ये जो कार्रवाई थी सुप्रीम हाई कोर्ट में ज़हूर पजीर हुई। आसिफ जरदारी चले गए, लेकिन उसके बाद हम फिर असम्बली चले गए। तो असम्बली में हमने देखा, वो एक अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस पर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से एक इतनी खतीर रकम जो सर्फ की जाती है असम्बली इजलास पे, और उस इजलास को अभी आसिफ जरदारी की गिरफ़्तारी को चंद लम्हे ही हुए थे, अपोजिशन ने एक हंगामा खड़ा कर दिया। वो
अपोजिशन यक ज़ुबान हो गई कि आसिफ जरदारी का जो पेट फाड़ने का दावा करती थी, जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, जो घसीटने की बातें करती थी, वो भी आज वो शहबाज शरीफ पता नहीं किस मुंह से आसिफ जरदारी के जो है वो प्रोटेक्शन आर्डर्स की इस्तदा करते हुए नज़र आए और एक हंगामा बरपा हुआ। नेशनल असम्बली में क्या हुआ वो दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे। तो यही कुछ था इस वीडियो में। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेब को ललकारने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, पाकिस्तान को इधर उधर करने वाले और क्या से क्या उन्होंने नहीं किया था, आज वो चले गए। ये उनकी रात कैसे कटेगी? पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, एहतिसाब का अमल आगे बढ़ेगा, उसको बढ़ना चाहिए। एक मजबूत पाकिस्तान की, एक तवाना पाकिस्तान की बुनियाद एक गैर जानिबदार और बेलाग एहतिसाब में ही पोशीदा है। इसको आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। हमारी तरफ से यही कुछ। अल्लाह हाफिज़।